ज़राअत में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब का जो कच्चे का इलाका है उसमें डाकुओं की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। किस तरह किसी को गाड़ी बेचने के बहाने बुला लिया, किसी की शादी कराने के हवाले से बुला लिया। ये किस्सा क्या है, हमारे डॉन के एक नुमाइंदे ने इन लोगों से बात की है जो इस जाल में फंसे। इस पर हम प्रोग्राम में आखिर में बात करेंगे। डाकुओं के मॉडर्न मार्केटिंग गिमिक्स, जी, मॉडर्न मार्केटिंग गिमिक्स और टेक सेवी डेकॉइट्स, इन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद से इस हफ्ते खबर आई कि एक जज साहब के घर में एक बच्ची जो घरेलू मुलाजमा थी उस पर तशद्दुद हुआ। उसके बाद हालात कहाँ तक पहुँचे हैं, खबर ये आ रही है कि जज साहब और उनकी अहलिया दोनों इस वक्त गायब हैं। लोग इस किस्म की क्रूअल्टी क्यों करते हैं, हम एक माहिर से बात करेंगे कि हमारे घरों में, हमारे माशरे में क्यों ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं। लेकिन पहले ज़िक्र करते हैं सेनेट का, जहां आज एक बहुत ही अहम कानून पास हुआ है। नाम है उसका पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल, जो एक्ट हो गया है 2023। सेनेट से ये आज कसरत राय से पास हुआ, अब ये कौमी असम्बली में जाएगा। ये अहम इसलिए है कि हमने देखा कि 9 मई के बाद और उससे पहले भी इस आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस को भी ट्राई किया जाता रहा और अब उसकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सेनेट में आज इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, उस पर भी हम बात करेंगे कि रद्द-ए-अमल क्या था। लेकिन पहले मैं आपको इस एक्ट के 3 जो चीदा निकात हैं वो बता देता हूँ। ये जो तरामीम की गई हैं इनके तहत फ़ौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना अब किया जा सकेगा। इसी तरह वो सारी मालूमात जिनको हम कहते हैं कि ये मुल्की मुफाद में हैं या कौमी सलामती के मामलात हैं, अगर इस तरह की कोई सरकारी मामलात जो हैं, मालूमात जो हैं वो अफशा की जाती हैं किसी अफसर या अहदेदार की तरफ से, तो उन्हें फिर 5 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी जा सकती है। एक और पॉइंट इसमें यह है कि उमूमी तौर पर हम जानते हैं कि फ़ौज से जो लोग रिटायर होते हैं या सुबुकदोश होते हैं उन पर 2 साल की पाबंदी होती है कि वो सियासत में नहीं आ सकते, वो इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते। लेकिन इसमें एक डेफिनेशन ऐड की गई है कि जो हसास ओहदों पे रहेंगे, जिससे ख्याल ये किया जा रहा है कि या तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हेड होंगे या काफ़ी सीनियर लोग होंगे, कि वो जब रिटायर होंगे या बरतरफ़ किए जाएंगे या मुस्तफ़ी हो जाएंगे तो उन पर जो पाबंदी का दौरानिया है वो बढ़ाकर अब 5 साल कर दिया गया है कि ना वो सियासत में हिस्सा ले सकेंगे और ना ही वो किसी फर्म के लिए कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकेंगे। अब इसका कुछ माजी भी है जिस पर हम बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि आज सेनेट में हुआ क्या, जो तहफ़्फ़ुज़ात जो प्रोसेस जो है शेख, वो ये सोशल मीडिया से मुताबिक है जी बताएं कि कोई शख्स जिस पे आर्मी एक्ट लागू होता है, कोई साबिक़ अफसर गालिबन, और अगर वो सोशल मीडिया पे फ़ौज को बदनाम या कमज़ोर करने की मुहिम का हिस्सा बनता है तो इस अहलकार पे जो है पीका प्रिवेंटिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है वो तो लागू ही होगा, लेकिन उसको फौजी अदालत में भी मुकदमा हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। मतलब जैसे पीका को टीका को एक और टीका लग रहा है, और अच्छा शायद एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को। अच्छा, इसमें जो मज़ेदार बात आज सेनेट में हुई है वो ये है कि 3 बिल, एक तो ये आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल है, इसके अलावा एक और बिल है कैंटोनमेंट एक्ट 1926, उसमें तरमीम का बिल, और एक है DHA इस्लामाबाद के का अथॉरिटी का एक्ट। ये सारे के सारे आमतौर पर रिवायत ये होती है कि पहले ये जाते हैं सिलेक्टेड कमेटीज़ में जो इन मकासद के लिए होती हैं, वहाँ बहस होती है, वेटिंग होती है, तरमीम तनसीर जो भी होनी है, होने के बाद उसके बाद तैयार शुदा हालत में ये ऐवान में लाया जाता है बिल और वहाँ ये पास हो जाता है। ये जो तीनों बिल हैं ये डायरेक्ट आज ऐवान में पेश हुए और पास हो गए। इस पे ज़ाहिर है कि कुछ आवाज़ें उठी जो कि माइनॉरिटी में थीं। ख्वाजा आसिफ ने जो आर्मी एक्ट वाला बिल पेश किया उस पे जो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक वाहिद सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि इस बिल की कॉपी आज हमें अभी दी गई है, हालांकि कवायद की रूह से कोई भी बिल उसकी 2 दिन पहले कॉपियाँ तकसीम होनी चाहिए ताकि कम से कम हम गौर कर सकें कि क्या है क्या नहीं है। तो ये इससे उन्होंने मुतालबा किया कि इसे मुताल्लिका कमेटी में भेजा जाए मंजूरी के लिए, जो प्रोसीजर है।
तो डायरेक्ट जो सेनेट के चेयरमैन थे उन्होंने ऐवान के सामने ये मुद्दा रख दिया कि भाई आप क्या चाहते हैं, अभी मंजूर करना है या कमेटी को भेज दें। तो अक्सरियत ने, हैरत अंगेज तौर पे अक्सरियत ने कहा कि नहीं ये अभी मंजूर करना है। बहुत हैरत की बात। अच्छा, इस पे रजा रब्बानी साहब जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं वो चिरक गए, पहले भी कई मामलात पे चिरके, इस पे भी चिरके। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो बड़ी अंधी किस्म की कानून साजी हो रही है, इसलिए कि बिल पहले पढ़ तो लें, ज़रा ध्यान से देख तो लें कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और इस पे उन्होंने, ही वॉज द लोन मेंबर जिसने वॉकआउट किया, अलामती वॉकआउट किया। बाकी जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स हैं वो अपनी जगह। सुनने में आया कि ताज हैदर साहब ने भी वॉकआउट नहीं किया, लेकिन अपनी ऑपोजिशन, मुझे नहीं पता किस फॉर्म में दिखाई है, लेकिन दिखाई। बाकी जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स थे कम से कम वो अपनी सीटों पे बैठे रहे और उसके बाद ये कसरत राय से मंजूर हो गया है। अच्छा सॉरी एक सेकेंड, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि सेनेट है तो यहाँ तो पीटीआई के भी रहनुमा है ना जी, और माजी में ज्यादातर तो इनको भी टारगेट किया है, तो वहाँ पर क्या हुआ? उनके बारे में कोई इत्तला नहीं। उन्होंने हिमायत की है, जहाँ तक मैंने देखा है उन्होंने हिमायत की है। The eyes have it। जी जी, the eyes have it, the eyes have it, बिल्कुल बिल्कुल। जिस किस्म का बिल है उसमें मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी जरूरत की है कि वो बिल को अपोज करें। ये भी जो हम सुन रहे हैं ना, ये तरीकेकार को अपोज किया जा रहा है, ये सच के बिल पे तो क्योंकि बहस ही नहीं हुई है। तो अच्छा देखो, तरीकेकार पे भी एक आदमी उठ के गया यार, एक आदमी उठ के गया। अच्छा वो भी जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप इतनी फुर्ती में बिल पास करेंगे तो आपको नहीं पता कि आप पास भी क्या कर रहे हैं। और अक्सर जब इस तरह की चीजें पास होती हैं तो घूम फिर कर जिन्होंने पास की है उनके लिए ही मसला बनता है आगे जाते हुए। आपको कभी कोई बैंकर दोस्त रहा है? बैंकर, बैंक में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं किसी फैक्ट्री में या जो भी तो आपको पता होगा कि महीने के आखिर में या जब फिस्कल ईयर खत्म हो रहा होता है ना, वो बड़ी टेंशन में होती है। क्यों? क्या वो कहते हैं कि क्लोजिंग का वक्त, जान पे आई हुई होती है। देखें इस वक्त प्लीज आप विड्रॉल ना करें, हमने क्लोजिंग में दिखाई है। देखो यहाँ पर भी ना ये अभी क्लोजिंग का वक्त है, और जब क्लोजिंग का वक्त होता है ना तो सारे जो पुराने काम होते हैं ना वो आपको जमा हो जाते हैं, याद करते हैं, और आप कहते हैं कि यार थोड़ी एफिशिएंसी हम दिखाते हैं, क्योंकि आखिरकार परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है ना क्लोजिंग के बाद। इस सिलसिले में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो पिछली हुकूमत में कायम हुआ था। मैंने सुना एक दिन में 58 निकाल दिए थे। वो भी चंद मिनटों में, चंद मिनटों में उन्होंने बुलडोज किए थे। तो अब इसमें देखें, वो भी क्लोजिंग थी ना, वो भी क्लोजिंग थी। अच्छा इसमें ये जो है इन्होंने जो चेंज किया है कि हम इसको कदगने जो पहले 2 साल की थी अब वो 5 साल की हैं। इसमें कुछ ये बहस मुबाहिसा चल रहा है कि ये कुछ शख्सियात को शायद जहन में रख के किया गया है। इसमें ये और है, उसमें सबसे जो ज़्यादा नाम बड़ा जो आ रहा है वो जनरल फैज़ का आ रहा है, फॉर एग्जांपल, कि अगर उनकी हिमायत है किसी पार्टी की तरफ और वो सियासत में आने का सोच रहे हैं तो वो या उन जैसे लोग, अभी हम इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अब उन पे ये जो है फिलहाल वो इसको भूल जाएं कि आप 2 साल के बाद भी नहीं, शायद आप जो अच्छा हसास ओहदों की हो सकता है लिस्ट हो इस बिल के साथ, लेकिन हमारे इल्म में नहीं है कि हसास ओहदों से क्या मुराद है। तो वो जब आ जाएगी तो उस पर हम ज़्यादा सेहत के साथ गुफ्तगू कर सकेंगे। लेकिन जो जैक ब्रांच के साबिक वो थे, एक्सपर्ट थे, कर्नल इनाम उर रहीम एडवोकेट, वो बीबीसी की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो 2 साल की पाबंदी है आर्मी एक्ट में, ये तो शुरू से है, लेकिन मसला ये है कि खुद इस पाबंदी पे भी अमल कहाँ से होता है। लोग जो हैं वो रिटायरमेंट के फौरन बाद बैरून मुल्क नौकरियाँ कर लेते हैं या कंसल्टेंसी वगैरह शुरू कर देते हैं। है या सियासत पर पाबंदी? नहीं, नौकरी पे। इसमें तो लिखा है ना कि आप किसी फर्म में कंसल्टेंट नहीं हो सकते। फर्म में ना, हाँ, तो जैसे आप हुकूमतों के लिए काम करते हैं, जनरल पाशा गए, DGIS आए थे, जैसे ही छोड़ा उन्होंने UAE चले गए। लेकिन वो फर्म, अच्छा राहिल शरीफ साहब हैं, वो चले गए, वो भी मुल्क के लिए गए, फर्म नहीं है। लेकिन इस तरह के असाइनमेंट्स लेने पे ना ये कह रहे हैं कि अच्छा, उसमें भी है कि आर्मी चीफ को ये राइट है कि वो आपको इस्तिस्ना दे सकता है। अगर आप वो अप्लाई किया है, क्लियर कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल है कि बहुत लोगों के शायद जहन में भी ये सवाल हो। ये जो अभी जो तरमीम आई है ये फिर भी सर्विंग और अब साबिक फौजी अफसरान पर है। तो ये जो पीके की टीके के हम बात कर रहे हैं ये भी उन पर लागू है। नहीं, जो भी फौज के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लेगा, बदनामी की कैंपेन चलाएगा, जैसे हमने पिछले साल देखा, अब वो सब जो है वो पीका के तहत, लेकिन फिर ट्रायल जो है वो आर्मी कोर्ट में चलेगा, मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। सो बजाय इसके कि वो पीका पे जो कंसर्न्स थी ना कि आप डिजिटल उसमें स्फेयर में आके आप लोगों की पकड़ धकड़ करते हैं, अब वो उसको एक और स्टेप ऊपर टुवर्ड्स मिलिट्री कोर्ट। तो जो हम जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला वो चल रहा है, वो भी अभी उसको देख रहे हैं
कि आप आर्मी एक्ट के तहत जो है सिविलियंस को किस तरह से। अच्छा, और बेसिकली जो 9 मई के बाद ज़ाहिर खबरें आई थी कि कुछ ऑफिसर्स को कोर्ट मार्शल हुआ है या सज़ाएं वज़ाएं मिली हैं, तो उसी को स्ट्रीमलाइन किया गया है कानून के तहत कि आइंदा इस तरह का जो लूप होल्स हैं उनको बंद किया जाए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये ना सिर्फ आर्मी एक्ट में ये है 2 साल की कैद, बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है तो वो 2 साल तक उस पर भी पाबंदी है कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये कितने हैं जिन्हें आपके जहन में है? यार आई मीन ऐसे सच तो मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा जो 2 साल के अंदर अंदर एक्टिव हुए हैं। हाँ, मतलब I'm pretty sure कि वो 9 मई से पहले अगर चाहे कि इनकी वो सर्विसेज ना 9 मई से पहले वो कई दिफाई नामा निगार थे जो रिटायर्ड अफसर थे जो हर चैनल को अवेलेबल होते थे, तो फिर मजबूरन जो है ISPR को एक लिस्ट जारी करनी पड़ी कि भाई अगर आपको हमारे मुतालिक कोई पूछना है तो ये लोग हैं, इनसे आप जो है बेहतर गुफ्तगू कर दिफाई सकते हैं। तज्जियाकारों की जो मैंने जो एक खूबी देखी है कि वो कभी मैंने किसी एक्चुअल दिफाई टॉपिक पर उनको बात करते हुए नहीं देखी। नहीं, वो सियासत पे बात करते हैं। सियासत पर बात करते हैं हमेशा, मतलब इनफैक्ट कभी कभी तो मतलब चीनी की कीमतें, महंगाई, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, उनका फेवरेट टॉपिक है करप्शन। 18वीं तरमीम इतनी बुरी चीज है, करप्शन नहीं करप्शन। देखिए मैं आपसे यहाँ जो है हर चीज़ कोई इत्तेफाक नहीं करता, थोड़ा सा मैं डिविएट करूँगा। वो इसलिए कि वो है कि एक शेर सुन लें, हर एक शय का ताल्लुक है दूसरी शय से, हवा चली तो बिखरने लगे खसो खाशाक। अब अगर महंगाई होती है या करप्शन होती है तो उससे समाज कमज़ोर होगा, नेचुरली वो मुल्की दिफा जो है वो भी कमज़ोर होगा, उस लिहाज से लोगों का मोरल डाउन होगा, कम्युनिटीज़ का मोरल डाउन होगा। तो सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड हैं। हर चीज़ जो इस मुल्क में इरेगुलर हो रही है उसको हम उस डोमेन में ला सकते हैं कि यार ये दिफा को कमज़ोर कर रही है। यार ये तो आपने बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की फिलोसॉफिकल बात अम्ब्रेला नहीं यार, दिस इज ब्रिलियंट। नहीं, फिलोसॉफिकल नहीं है, ग्राउंड रियलिटी इस वक्त यहाँ यही है। फिलोसफी भी तो ग्राउंड के साथ ही जुड़ी हुई है ना आपकी, जो कि कोई भी चीज़ जो है जो कि नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ हो या मुल्क को कमज़ोर करने वाली हो उस एम्बिट में आ सकती है। यार अगली दफ़ा ना मैं किसी दफाई तज्जियाकार को बुलाऊंगा किसी हेल्थ इशू पर, क्योंकि आखिरकार आपकी एक बॉडी का इम्यून सिस्टम हो तो एक डिफेंस मैकेनिज्म। अगर कौम की सेहत कमज़ोर होगी तो दिफा कैसे करेगी, आप ये बताएं। आप वक्फा हमें वॉकआउट करना है, हमने एक छोटा सा। तुम्हें करना है, हमें तो नहीं करना वॉकआउट। मैं तो इस बिल के साथ हूँ। अच्छा चले, सही है, तो एक वक्फा ही ले लेते हैं। वेलकम बैक। आपको याद होगा 2 दिन पहले कौमी असम्बली में क्या हुआ था, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्हें अचानक तरारा आ गया और वो मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट का, तो PTI की जो ख़वातीन थी वो शोर कर रही थी, तो उन्होंने ज़िच होके कुछ नाज़ेबा गुफ्तगू की और कहा कि ये जो कचरा है, ये जो बाक़ियात हैं, बला 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 बला। उस पर ज़ाहिर है कि वो जो सेनेटर्स थी वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि आप ख़वातीन के बारे में किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस पर आपको पता है कि क्या क्या तू मैं हुए। हुस्न इत्तफ़ाक़ है, महज इत्तफ़ाक़, कि उसके 2 दिन बाद यानी आज लाहौर में उनमें से एक जो PTI की सेनेटर थी डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर, वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, तो उनके 2 क्लिनिक्स हैं, एक जो है वो DHA में है और एक जो है दूसरी जगह है। उन पे अचानक से महकमा सेहत की एक टीम ने छापा मारा। कैंट एरिया के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने छापा मारा और वहाँ डेंगू का लार्वा पाया गया उन क्लिनिक्स में। अच्छा, जब छापामार टीम ने कहा, क्लिनिक के जो चलाने वाली लड़कियां थी कि जी ये पंजाब हेल्थ कमीशन का सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ है, तो जाहिर है वो इसका जवाब नहीं दे सकी। और फिर जो है ये भी हुआ कि ये जो है क्लिनिक हैं ये नॉन क्वालिफाइड स्टाफ चला रहा था और ख़बर के मुताबिक इंटरमीडिएट लड़कियां थी वो इसे चला रही थी। अब जाहिर है कि ये बहुत ही संगीन गलती है। आप पाकिस्तान में जिस भी क्लिनिक में जाएंगे तो रिसेप्शन पे एक MBBS डॉक्टर बैठा हुआ होगा,
तो वो आपको रजिस्टर करेगा, तब जाके आपको बड़ा डॉक्टर देखेगा। PhD भी बैठते हैं जो भी डॉक्टर। तो जाहिर है कि ये एक सूरत हाल वहाँ बनी। अब मसला ये है कि ये छापा किसने मारा, हुक्म किसे का किसने दिया। सुबह से कई चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। एक अफसर कह रहा है कि जी हेल्थ सेक्रेटरी अली जान ने ये अहकाम जारी किए और वज़ीर सेहत सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो हैं जमाल नासिर साहब, उनको भी इसका इल्म था। एक अफसर कह रहा है कि ज़िले महकमा से तैयारी नहीं है तो पंजाब हेल्थ कमीशन क्वालिटी कंट्रोल का जिम्मेदार है। वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम कह रहे हैं जी पंजाब हेल्थ कमीशन को भी नहीं पता, मैंने खुद उनसे बात की है, वो कह रहे हैं जी हमें तो नहीं पता है। तो ये हुआ क्या है इस सिलसिले में? पहले तो जो मुतासिरा खातून हैं डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर, उनका एक क्लिप सुन लेते हैं और उसके बाद हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से माजरा पूछते हैं। चलाइए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत अफसोस के साथ कि ये कोई दलील दें, कोई बात करें, इन्होंने फ़ौरन अपना जो इनका स्टाइल है उसमें आज जाके मेरे 2 क्लिनिक हैं लाहौर में, उन्होंने कहा सबसे पहले ये डॉक्टर है, इसका ज़रिया माश पकड़ो। तो दोनों क्लिनिक्स में जाके उन्होंने टीम्स भेजी और दोनों क्लिनिक्स को सील करा दिए। कभी वो डेंगू की बात करते हैं, डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहाने तो 100 हैं। मैंने उनसे पूछा कि और किसी क्लिनिक में आप गए हैं? हाँ जी हाँ, कहीं और नहीं गए, हमारे साथ 5 क्लिनिक और हैं। बहरहाल दोनों क्लिनिक्स में इकट्ठे लोग आए हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से। तो ये इनकी खासा है, गुल्लू बट और गुंडागर्दी, और उनसे ये नहीं लिया गया कि कोई खातून में इतनी जुर्रत हो कि वो इज़्ज़त से उनका जवाब दे। मैंने उनकी भी इज़्ज़त रखी, लेकिन आदत नहीं है ना। ऊपर से ये कि अब कल मुझे कोई गिरफ्तार करने भी आ जाएगा, कोई डाला भी आ जाएगा, कोई जाली FIR भी हो जाएंगी, तो ठीक है, करें जो करना है। डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर हैं, हो सकता है कि चूँकि सियासी एक्टिविस्ट हैं और सेनेटर हैं तो इनकी बात में एक सियासी रंग आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नोमान लियाकत, वो इन मामलात पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं। नोमान, आप लाइन पे हैं? जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये बताइए, छापा तो पड़ा है, ये तो पता है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो आपने कोई तलाश किया कि ये हुआ क्या है? अच्छा सर, इसमें मैं आपको बताऊं कि 2 क्लिनिक जिसका जिक्र चल रहा है कि ये सील किए गए हैं, इसमें सबसे पहले हेल्थ केयर कमीशन ने अपनी वजाहत जारी कर दी। उन्होंने ये कहा कि ये जो छापा मारा गया है, हमारा इस छापे से कोई ताल्लुक नहीं है। पीछे रह गया हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि इनके जो DDHO है उनके पास इख्तियारात होते हैं कि वो जो क्लिनिक है वहां पर विजिट कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं उनको सील करने के इख्तियारात होते हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है डॉक्टर जाहिद मुनीर, मैंने आज उनसे टेलीफोनिक मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने उनसे पूछा सर कि इस वक्त हेल्थ केयर कमीशन तस्लीम नहीं कर रहा कि हमने छापा मारा है, तो क्या आपकी टीम ने वहां पर विजिट किया है, उन्होंने छापा मारा है? तो बड़ा हैरानकुन मेरे लिए जवाब था जब उन्होंने ये कहा कि उनके इल्म में भी नहीं है ये बात। तो जो उनके DDHO हैं डॉक्टर तैमूर थे, उनसे उनकी जो गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे चेक करूंगा, फिर मैं आपको बता सकता हूं कि क्या उन्होंने ये छापा मारा है वहां पर या नहीं, ये कंफर्म करूंगा। तो तकरीबन 2 घंटे बाद जब मेरी उनसे दोबारा गुफ्तगू हुई तो उनका जवाब आगे से ये था कि जो मुतलका DDHO है गुलबर्ग के, वो ये कह रहे हैं कि उनकी ड्यूटी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से लगी है, इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैंने उनसे ये कहा सर कि वो आपके मातहत अफसर है, आपके पास पूरे इख्तियारात हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये बताओ इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप उनसे एक बार खुद बात करें। तो मैंने कहा जी वैसे बात तो आपकी करनी बनती है क्योंकि आप एक अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो खैर मैंने जब उनसे मैंने भी बात की राना फरीद साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी जो हमारे फोकल पर्सन है वो डॉक्टर जाहिद हैं जो DHO हैं, तो इससे मुतालिक वो बात करेंगे, मैं इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकता। लेकिन मेरे जो सोर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, उन्होंने मुझे ये कंफर्म जरूर किया है कि जो राना फरीद DDHO हैं, इन्होंने ये क्लिनिक सील किया है, लेकिन जो DDHO है ना तो वो बात करने को तैयार है, जो DHO डॉक्टर जाहिद है वो इस पर बात करने को तैयार है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही, उस हवाले से मैंने रिटर्न जो है वो लिख दिया इसको। तो जब रिटर्न का भी जवाब ना आया और तकरीबन शाम 6 से 7 बजे के दरमियान मेरी इनसे दोबारा बात हुई, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने अभी तक रिटर्न जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इसका मतलब है कि आपको भी जाहिर है आप भी इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि असल में ये कार्रवाई किसके कहने पे हुई है? सर इसमें जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सोर्स हैं उन्होंने मुझे ये कंफर्म किया है
कि ये कार्रवाई की, राना जो फरीद साहब है इन्होंने ये कार्रवाई की है। लेकिन इशू ये है कि ये मुझे कंफर्म हो चुका है मेरे सोर्स की जाने से, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। महकमा सेहत की आए बाएं शाएं, इससे क्लियर है क्या सीन है? मजबूरियां यार, मजबूरियां यार, हाँ मजबूरियां हैं यार, कैसे कह दूं कि अच्छा अब एक और इसके साथ मिलती जुलती, अच्छा ये कोई बाय द वे पहली बार नहीं हुआ ये पीटीआई के सेनेटर हैं तो इसको हाईलाइट किया गया है, लेकिन एक पीटीआई के ऑफिस होल्डर भी हैं, अब उनका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, उनके साथ भी कुछ तकरीबन ऐसे ही किया गया था प्री May 9th। अच्छा अली मोहम्मद साहब आपको पता है पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं और तकरीबन 80 दिन तक जेल में रहे हैं, तकरीबन 8 बार मेरा ख्याल है उनको रिहा किया गया, फिर दोबारा गिरफ्तार किया गया, अब एक बार फिर उनको रिहा किया गया है। अब तक हमारे पास ये खबर नहीं आई कि उनको 9वीं बार गिरफ्तार किया गया है, तो अब नहीं पता कि अभी तक नहीं किया गया है। जज साहब काफी नाराज थे, हाँ, पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं, उनसे वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से उन्होंने पूछा भाई अब क्यों गिरफ्तार किया है एमपीओ के तहत, तो उन्होंने कहा जी डीपीओ ने कहा था कि नक्शे अमन का खतरा है तो गिरफ्तार कर। कहने लगे आपकी अपनी कोई अकल नहीं है, आप मतलब क्या के आपसे कुछ भी कहेगा, आप जो है मुकदमा ठोक देंगे। तो फिर जो अदालत ने 8 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर मर्दान को तलब कर लिया है। बस ये है, ठीक है, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं 13 साला रुखसाना की, जो एक घरेलू मुलाजमा रिजवाना की घरेलू मुलाजमा, जिस पर एक सर्विंग जज और उनकी एहलिया ने तशद्दुद किया था, बहुत उस बेचारी बच्ची को टॉर्चर किया था, इस हद तक कि उनके सर पर जो चोटें थी उनके अंदर कीड़े पड़ गए थे। एक अफवाह गर्दिश कर रही है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, और वो ये है कि रिजवाना फौत हो गई है। ये खबर दुरुस्त नहीं है। कुछ 1 घंटे पहले की, तकरीबन घंटे डेढ़ पहले की ये फुटेज है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उनकी हालत नाजुक है, बहुत ज़ख्मी हालत में है, लेकिन अभी तक वो ज़िंदा है और हम उनकी सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ गो हैं। एक और ख़बर जो शायद एक तरह से गुड न्यूज़ नहीं है, कि पुलिस आपको पता है कि तलाश करती रही है कि ये जज और ये उनकी एहलिया हमारे हाथों चढ़ जाए। अच्छा, जो FIR थी वो काफ़ी हल्की फुल्की सी बनी थी, उसके अंदर टॉर्चर का जिक्र नहीं है शायद, और जो उनके इस्लामाबाद और उनकी लाहौर की रिहाइशों पर जो छापे पड़े हैं तो पता लगा कि वहाँ पर ताले हैं, किसी को नहीं पता कि जज साहब कहाँ हैं, उनकी एहलिया कहाँ हैं, यकीनन किसी केस का फैसला कर रही होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं कैसे इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको जमानत भी दे दी है, प्री अरेस्ट बेल, जो अब तक हमारे पास इतलात पहुंचे हैं, और हालांकि वो लापता है, उनको प्री अरेस्ट बेल मिल गई है, तो यकीनन ये कोई कानूनी मोर्चा है जिसके फास्ट ट्रैक हमें ज्यादा फास्ट ट्रैक कहते हैं ना, जस्टिस, स्पीडी जस्टिस। अब जब से ही ये इससे खबर आई और इस पर हमने काफ़ी तफसीली बात भी की थी पिछले रोज़, और जब भी इस तरह की खबर आती है एक सवाल हम हमेशा अपने आप से पूछते हैं कि यार किस किस्म का गिरा हुआ इंसान इस किस्म की हरकतें कर सकता है, आपकी किस तरह की सिक माइंड हो सकता है या जहनियत हो सकती है। तो अब जाहिर है कि हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो मैंने बात की कल डॉक्टर आशा बदर से, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका फोकस वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, मतलब कि सर्वाइवर्स के साथ उनका काफ़ी इंटरेक्शन रहती है। और उनसे मैंने ये सवाल पूछा, 2 सवाल पूछे मैंने, कि एक तो कि किस किस्म का इंसान ये करता है, मतलब इसके पीछे मेंटालिटी क्या है, जहनियत क्या है, और हमारा जो माशरे का जो रिएक्शन होता है उसमें एक तजाद नज़र आता है, और वो ये है कि जब भी ऐसी कोई तस्वीर आती हैं या ऐसे कोई किस्सा हमारे सामने आता है तो वो बड़ा गुस्सा होता है, हाँ यार ये कैसे हो गया, हम क्या हो गया हमारे माशरे को, क्या हम दरिंदे बन गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ चाइल्ड लेबर और ख़ास तौर पर चाइल्ड मेड्स बहुत नॉर्मलाइज्ड हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, हाँ, तो मतलब उसी बच्चे की उम्र ने एक बच्चे को उठाया होगा। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि एक छोटी को रखा हुआ है सिर्फ अपने हैंडबैग उठाने के लिए, और रेस्टोरेंट में भी आप देखें वो कोने में बैठी होगी, खाना खा रही होगी, तो एक जानिब हमें गुस्सा भी आता है और दूसरी जानिब हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये क्या सिलसिला है, सुनिए जवाब जी। आज जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो 14 साल बच्ची है जिसके साथ उसके एम्प्लॉयर्स ने इतना बुरा सलूक किया, उसे इतनी बेदर्दी से मारा पीटा,
बदकिस्मती से ये पाकिस्तान का ना पहला ना आखिरी इस तरह का केस है। बेशुमार हमारे इर्द गिर्द बच्चों पे तशद्दुद के केसेस हमें नज़र आते हैं, घरों में भी, सड़कों पे भी, लेकिन शायद हम उनको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते या इतना सीरियसली नहीं लेते जब तक कि वो इतने सिवियर ना हो। इसके पीछे अगर हम साइकोलॉजी में थोड़ा सा जाएं तो हमें पावर का, यानी कि जो एक ताकत है हमारे माशरे में, ताकत के जो डायनामिक्स हैं, ताकत की जो एक गेम है, उसका बहुत बड़ा रोल नज़र आता है। इस केस में भी अगर आप देखें तो हमें 2-3 ताकत के रूप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और पहलू नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है वो एक बच्ची थी, जो इसके एम्प्लॉयर्स थे वो उससे बहुत बड़े थे, जिस्मानी तौर पे भी, नफ्सियाती तौर पे भी उनके पास ज़्यादा ताकत होगी, एक्सप्लॉयट करने की ताकत, अब्यूज़ करने की ताकत, उसकी डिपेंडेंसी को, उसकी वल्नरेबिलिटी को, उसकी कमज़ोरी को एक्सप्लॉयट करने की ताकत उनके पास थी, क्योंकि वो एक बच्ची थी। तो ज़ाहिर है बच्चे जो हैं वो बेबस होते हैं बहुत तरह से। और दूसरा अगर आप देखें तो एक हमें सोशल क्लास की भी ताकत यहाँ पे नज़र आ रही थी। वो एम्प्लॉयर थी, वो पैसों के लिए भी डिपेंड कर रही थी, वो खाने पीने के लिए भी डिपेंड कर रही थी, उसकी फैमिली भी कमज़ोर थी और डिपेंड कर रही थी इसी फैमिली पे, इनकी एम्प्लॉयर्स पे, इसकी एम्प्लॉयर्स पे। और उन्होंने इसका किस तरह से फ़ायदा उठाया, किस तरह से अपने आप को इतना एंटाइटल्ड समझा कि हम इस बच्ची की भी बेबसी और उसकी जो एक सोशल क्लास है उसका भी फ़ायदा उठाएं। और ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है, यानी कि जो अब हम समझते हैं कि हमारे पास ये हक है कि हम किसी को भी एक्सप्लॉयट कर सकें, अपने से जिनको हम कमज़ोर समझते हैं हम उनको इस्तेमाल कर सकें, हम उनको किसी तरह से भी उनके साथ सलूक कर सकते हैं, हमारा रवैया कोई भी उनके साथ हो और कोई रोक टोक नहीं होगी, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये किस चीज़ पे बेस्ड है? वो हमारी एक्सेप्टेंस पे। और वाकई इनको शायद कोई ना भी पूछता, अगर ये इतना सिवियर ना होता वायलेंस, तो शायद सोसाइटी और उनके इर्द गिर्द वाले लोग पूछते भी ना और ये बात कभी निकलती भी ना। ये तो सिर्फ इससे निकली क्योंकि वो इतनी उसको चोटें आएँ और इतना सिवियर वायलेंस हुआ, या जैसे जो पहले केसेस आए हैं वो भी इतने सिवियर हुए कि वो सोशल मीडिया तक पहुँचे। नहीं तो इर्द गिर्द के लोग देखते भी हैं जब इस तरह का बच्चों के साथ सलूक हो रहा होता है तो वो उस पर आवाज़ नहीं उठाते। तो ये भी हमारी साइकोलॉजी का एक हिस्सा है कि हमारे इर्द गिर्द जब कुछ होता है, हम भी अगर उसी सोशल क्लास पे बिलोंग करते हैं तो हम उस चीज़ को उसके बारे में कुछ कहते नहीं, हम उसको कॉल आउट भी नहीं करते। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी सोशल क्लास का, अपने पैसों का, अपने प्रोफेशन का और अपनी उम्र का भी फ़ायदा यहाँ पे उठाया। अब इस पावर के साथ आप एक और चीज़ को मिला दें और वो है शायद जो हमारी जो डे टू डे ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, स्ट्रेस, टेंशन, और जहाँ जहाँ पे हमने कभी भी कहीं पे अपने आप को बेबस महसूस किया हो, कभी हमें लगा हो कि हमारी अपनी ताकत या अपनी जो हमारा इख्तियार है वो कहीं पे अंडर थ्रेट है, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा, उसको हम निकालते हैं अपने से कमज़ोर लोगों पे। एक बच्ची, एक लड़की, एक गरीब घराने की बच्ची और जो आप पे डिपेंडेंट हो, उससे बेहतर टारगेट कौन सा हो सकता है हमारे लिए, जिससे कि हम शायद अपनी पावर को या अपनी ताकत की जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे तो हमें तीनों चारों लेयर्स जो हैं वो पावर के नज़र आ रहे हैं। हमने उम्र का भी फ़ायदा उठाया, स्टेटस का भी उठाया, पैसे का भी उठाया, और शायद जो भी कोई इन एम्प्लॉयर्स का अपना गुस्सा होगा, किसी पे भी गुस्सा होगा या फ्रस्ट्रेशन होगी या कहीं पे उनको लगा होगा कि हमारी ताकत जो है वो शायद कम हो रही है या उस तरह से हम उसको दिखा नहीं सक रहे, उन्होंने सारा इस बच्ची पे ही निकाला। तो ये हमारा एक माशरती इशू है। इसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये इनफरादी तौर पे जहनी मरीज़ थे, क्योंकि हम कई दफ़ा इस तरह के जो वायलेंस के जो इंसिडेंट्स हैं उनको एक बहुत इंडिविजुअल जो है रीज़न दे देते हैं कि जी शायद वो जहनी मरीज़ थे, वो दरिंदे थे, वो जानवर थे जो बच्चों के साथ इस तरह करते हैं, जी उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको आप फांसी चढ़ा दें। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पावर वाली चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो साइकोलॉजी है, ये तो हमारी एक सोशल साइकोलॉजी है। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, और ख़ास तौर पे जो घर पे काम कर रहे हैं उनको इंसान ही ना समझना, उनसे अपने आप को इतना डिस्टेंस कर देना कि आप उनकी इंसानियत को ही छीन लें, ये तो हमारे नफ्सियात का हिस्सा है। अगर मारपीट हम नहीं भी करते तो हम उनको अपने से बहुत मुख्तलिफ समझते हैं। और यहाँ पे बच्चों को एम्प्लॉय करने का एक तरह से देखें तो वो गोल ही है कि बच्चों को लोग क्यों एम्प्लॉय करते हैं, पैसे कम देने पड़ते हैं, एक्सप्लॉयट करना उनको ज़्यादा आसान होता है, उनको किसी अपना काम करवाना ज़्यादा आसान होता है, उन पर ज़ोर ज़्यादा चलता है। तो हर तरह से हमें एक सोशल पावर वाली साइकोलॉजी यहाँ पे नज़र आ रही है।
तो इसलिए यहाँ पे ये कहना कि हम इंडिविजुअली किसी को काउंसलिंग करके उनको ठीक कर देंगे, उनकी ज़हनी जो भी बीमारी है उसको ठीक कर देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जब तक हम पूरी सोशल साइकोलॉजी को और पावर डायनामिक्स को चैलेंज नहीं करेंगे तो इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे। अब रिजवाना जैसे केसेस हमने बहुत देखे हैं और जाहिर है कि हमारी मजबूरी है कि हम केस को उस वक्त तक कवर करते हैं जब तक केस जिंदा होता है, लेकिन हर दिन इस तरह की और ख़बरें आ जाती हैं तो फिर हम उनके पीछे भागने लग जाते हैं। लेकिन जिन बच्चे और बच्चियों के ऊपर इस किस्म का तशद्दुद होता है, जब कैमरे चले जाते हैं, जब कवरेज रुक जाती है, उन पर क्या गुजरती है, उनकी किस तरह की लाइफ होती है, ये मैंने सवाल पूछा डॉक्टर साहिबा के साथ से, क्योंकि उनका काम ही है ऐसे ही लोगों की थेरेपी करना और उनकी साइको एनालिसिस करना। सुनिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जब बच्चों पे तशद्दुद होता है तो उन पे ज़रूर कोई ना कोई असरात हमें नज़र आते हैं, और वो 2-3 तरह के हो सकते हैं। एक तो जाहिर है जब किसी पे इतना सिवियर जिस्मानी तशद्दुद होगा या जिनसी तशद्दुद होगा या नफ्सियाती तशद्दुद होगा तो उसका एक इमोशनल रिएक्शन होगा, कोई नफ्सियाती एक रिएक्शन होगा, वो गुस्सा होगा या सदमा होगा या दुख होगा या खौफ होगा, और वो कई अरसे तक उसके असरात चल सकते हैं। दूसरा, जब बच्चे मुसलसल उन पे तशद्दुद होता है, इतना सिवियर ना भी हो लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हो, तशद्दुद हो, मारपीट हो, तो उनकी एक सेल्फ वर्थ या जिसे हम कहते हैं एक अपनी जो इज़्ज़त नफ्स है उस पर भी असरात होते हैं। यानी कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बच्चे हैं जिनके साथ जिस तरह का सलूक होता है, और जो काम करने वाले बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनकी क्या सेल्फ वर्थ होती होगी, और ख़ास तौर पे अगर उन पे रोज़ मारपीट हो रही है या मुख्तलिफ़ किस्म का तशद्दुद हो रहा है तो उनकी एक पूरी एक अपनी जो अपने आप को जो समझते हैं, जो अपना एक रोल देखते हैं इस दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, पाकिस्तान में, एक एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, तो उस पर क्या असर पड़ता होगा। जाहिर है वो एक अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी और उनकी मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हो सकती हैं जो उनको इसमें से निकाल सकती हैं, लेकिन तशद्दुद के अगर हम असरात देखें तो वो उनको बहुत नेगेटिवली उसका इम्पैक्ट होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम उनको ये सिखा रहे होते हैं कि वायलेंस जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। हम वायलेंस की एक्सेप्टेंस भी सिखा रहे होते हैं, चाहे वो एज विक्टिम्स हो कि भाई तुम्हारे साथ इस तरह का तशद्दुद और भी हो सकता है और इसको एक्सेप्ट करते चले जाओ, या हम उनको ये सिखा रहे होते हैं कि अगर तुम भी किसी पे तशद्दुद करते हो या करती हो तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। तो एज अब्यूज़र्स एंड एज विक्टिम्स हम उनको उनके लिए वायलेंस को नॉर्मलाइज करते हुए चले जा रहे होते हैं। तो एक तो जो रिएक्शन है तशद्दुद का, जो इमोशनल हमें नज़र आता है, फिर पूरा जो कंटिन्यूअस क्रॉनिक किस्म का जो अब्यूज़ होता है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म उनके साथ किसी ना किसी हद तक चलता रहता है, उससे जो उनकी इज़्ज़त है नफ्स पे जो असर पड़ता है, और फिर साथ जो हम उनको वायलेंस सिखा रहे होते हैं, नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, ये तीनों असरात जो हैं हमें बच्चों पे नज़र आते हैं। तो ये होते हैं इस तशद्दुद के असरात। हम रिजवाना के केस को कवर करते रहेंगे। अभी एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। जनूबी पंजाब और सिंध के जो कच्चे इलाके हैं जहाँ पे सरहद मिलती है, वहाँ पर कई दहाइयों से डाकुओं का राज है, एक बहुत होल्ड है। और रिवायती तौर पर इनका कारोबार कैसे चलता है? कारोबार ही है कि नेशनल हाईवे जो सिंध और पंजाब को जोड़ता है, वहाँ पर सिंध दरियाए सिंध के किनारे के करीब जो जगह हैं, वहाँ पर ये जितने भी मुसाफिर बसों में हैं या गाड़ियों में जाने हैं उनको रोकते हैं, लूटते हैं, कभी कभी यरगमाल भी करते हैं। लेकिन फिर जाहिर है कि वहाँ पर पुलिस की चौकियाँ लगने लगी, वहाँ पर चेकिंग होने लगी, कभी कभी ऑपरेशंस भी हुए, कुछ कामयाब और कुछ नॉट सो कामयाब। तो डाकुओं ने, अब जाहिर है कि अपना पेट तो पालना है, उन्होंने अपना तरीक़ाकार, अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी तब्दील कर दी। और इसके ऊपर इमरान गबोल साहब जो डॉन के नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार और एक इंफॉर्मेटिव स्टोरी लिखी है, तो हम उनकी जाने भी जाते हैं, उनसे पता करते हैं। इमरान भाई, थोड़ा सा बताएं, आपने 2 स्ट्रेटजीज या तरीक़ाकार इसमें जिक्र किए हैं अपनी खबर में, और एक तो है कि सस्ती गाड़ियों के इश्तिहारात। तो पहले जरा इसके बारे में बताएं, कोई किस्सा सुनाएं इसके बारे में, और फिर जो दूसरा तरीका है उसकी तरफ हम आते हैं। जी कच्चे के एरिया में खास तौर पर पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के एरिया जो हैं, जो ट्राई बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे कच्चा का एरिया है, और ये
तीनों सूबों के अंदर आता है। 4 एक एरिया आइडेंटिफाइड है, चाकुमरानी है, कच्चा रजवानी है, कच्चा कराची है और कच्चा कुपरा है। तो इन एरियाज में मुख्तलिफ लोग रहते हैं और वो वहाँ से लोकल हैं, बलोच हैं, ज़्यादातर मुख्तलिफ ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादातर बलोच हैं। यहाँ मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए हैं। अभी तक 8-10 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से इमरान ये बताइए, ये जो नया तरीका है सस्ती गाड़ियों का, ये क्या है? ये तो जाहिर है सब जानते हैं कि जी पुराना किस्सा है। जी मैं वही बता रहा था। तो ये पहले तो रॉबरीज करते थे और किडनैपिंग करते थे, सिर्फ खुद जाकर करते थे, लेकिन जब से पुलिस ने ऑपरेशन वगैरह किया तो इन्होंने नया तरीका ये दरियाफ्त किया कि ये फेसबुक के थ्रू या फोन कॉल्स के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करते थे, छोटी गाड़ियों बड़ी गाड़ियों के लिए। और लोग पूरे पाकिस्तान से, चाहे पेशावर है, एबटाबाद है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इन सब एरियाज से, लाहौर से वहां पहुंचते थे सस्ती गाड़ियां खरीदने। वो तो घर को बता के जाते थे कि भाई हम रहीम यार खां जा रहे हैं गाड़ी खरीदने। आगे उनको वो दोबारा कहते थे सादकाबाद आ जाओ, सादकाबाद से आगे कच्चे के एरिया में बुलाते थे, लोग पहुंच जाते थे और वहां से उनको किडनैप कर लिया जाता था और फिर रैंसम डिमांड किया जाता था। जब घर वाले उनसे जब पूछा जाता था तो वो कहते थे रहीम यार खान तक गए हैं गाड़ी खरीदने, लेकिन उनको बाद में पता चलता था कि वो कच्चा पहुंच गए हैं। एक तो ये तरीका रहा, रिसेंट टाइम्स में आया। दूसरा तरीका एक और नया जो दरियाफ्त हुआ, उसमें खास तौर पर खवातीन को इस्तेमाल किया गया है। खवातीन लोगों को कॉल्स करती हैं वहाँ रहीम यार खान और उसके इर्द गिर्द के एरियाज, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जिस तरह गाड़ियां लेने लोग वहां पहुंचते थे, इसी तरह खवातीन ने कॉल्स की, दोस्ती की, फिर उनकी वीडियो कॉल्स हुई। वीडियो कॉल्स के थ्रू महीना 2 महीना वो चैटिंग वगैरह करते रहे। उसके बाद उनको बुलाया गया मिलने के लिए। जब मिलने के लिए लोगों को बुलाया गया तो लोग अपने मुख्तलिफ एज के लोग थे, इवन उसमें 60 साल उम्र से भी ज्यादा के लोग भी थे, एजेड भी लोग थे जो वहां पहुंचे और उन्होंने मतलब लड़की की कॉल पर वहां पहुंचे और अपने साथ बहुत कुछ सामान भी साथ में लेकर गए, जो सामान दोस्ती में काम आता है। तो वहां गए और फिर किडनैप हो गए और बहुत बड़ा रैंसम देकर आए। मतलब 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ये एवरेज रही उन लोगों ने। मतलब ऐसे रैंसम भी पे किया और कुछ रिकवर भी हुए। फिर पुलिस ने इस सब को अंडरस्टैंड किया और उन्होंने भी मतलब चौकियां बनाई और बसेस में जाते हुए लोगों को ऐलान करके बताया, गाड़ियों में जाते लोगों को ऐलान करके बताया कि अगर आप इस लिए जा रहे हैं, किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ना जाएं। तो फिर भी कुछ 100 से ऊपर लोगों को उन्होंने बचाया। बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है कि मैं खुद मिला एक बंदे से, 16 साल उम्र थी उसकी, वो वहीं नजदीकी जहरपीर का रहने वाला था। तो उस लड़के से मैंने पूछा कि आप कैसे चले गए, तो उसने कहा 1.5-2 माह मैंने कॉल्स की और मुझे यकीन इस बात पे आया कि जब मुझे वीडियो कॉल्स की गई और मुझे उसकी मोहब्बत का, लड़की की मोहब्बत का यकीन आ गया तो फिर मैं चला गया। इसी तरह एक और वाकया है कि लाहौर से एक बंदा, एक रिनाउंड डॉक्टर हैं लाहौर से, उनके वालिद साहब थे, वो वहां पहुंचे और लड़की से मिलने के लिए। उनका भी यही किस्सा था कि वो महीना 2 महीने वो कॉल्स पे रहे, फिर वीडियो कॉल्स पे आए और फिर मिलने वहां पहुंचे और किडनैप हो गए। और बाबा जी की क्या उम्र होगी? जाहिर है तो अगर किसी रिनाउंड डॉक्टर के वालिद 60 से ऊपर थी। कितना? 60 से ऊपर? 60 से कितना ऊपर? कितना ऊपर थी? पुलिस ने जब उनको बताया ना कि भाई आपके वालिद साहब इसलिए आए हैं, तो वो डॉक्टर पहले तो कहे कि भाई मैं ना रैंसम पे नहीं करता, चाहे मार दें। मतलब इस तरह की भी मतलब सिचुएशन हुई और काफी सारे लोग मतलब जो हैं इस चक्कर में आ गए और
लड़कियों से बात कर करके वहां जाके पहुंचे। अच्छा, तो ये इमरान भाई मुझे एक बात kidnap हो बताएं, ये जो लड़कियां हैं ये क्या बकायदा, में अगर आपके इल्म में ये बात है कि बकायदा डकैतों के ग्रुप में शामिल है, या ये कोई आउटसोर्सिंग है, कॉल सेंटर टाइप चीज बनाई हुई है इन लोगों ने? नहीं, ये बकायदा तौर पर उनके ग्रुप में शामिल हैं, खवातीन हैं। ये यहाँ तक भी हुआ है कि रहीम यार खान शहर में अगर कोई नहीं पहुंचा तो वो लड़की आई और वो साथ लेकर गई कि आगे जाकर स्टे कहाँ करना है, कोई रूम वगैरह लेना है या किसी घर में ठहरना है, तो वो यहाँ तक आके भी लेकर गई। और साथ में उसके जो ड्राइवर होता था वो वही गैंग का मेंबर होता था और फिर वो किडनैप कर जाते थे। इस तरह भी हुआ है कि शहर से तक पहुंचे हैं लोग, आगे नहीं जाना चाहते थे तो वो लड़की फिर पहुंची और फिर उस खातून के साथ मुतलका बंदा गया और फिर किडनैप हो गया और फिर रैंसम वगैरह दे के रिहाई हुई। या ऑपरेशन के दौरान भी कुछ लोग रिहा हुए कि छोड़कर जिनको भाग गए थे ये जो डकैत हैं, जैसे ही पुलिस ने ऑपरेशन किया। बाकी पुलिस की कैपेसिटी के हवाले से भी बड़ा सवाल है कि वहाँ उस एरिया में पुलिस की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ऑपरेशन कर सके। उनके पास वो जदीद गन्स भी नहीं है जो गन्स क्रिमिनल गैंग्स के पास हैं। ठीक है, जबरदस्त है। ये मतलब कि अपनी करीम बने, ऊबर बने। यार मुझे देखो एक कच्चे की कहानी है ना, तो मुझे लगा रही है दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। ये है वैसे पता है ये बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। तकरीबन 4 साल पहले एक मेरे जानने दूर के जानने वाले हैं वहाड़ी, उसने कॉल की, उसने कहा कि सर एक बड़ा मसला हुआ है। अच्छा, कुछ घंटा डेढ़ लगाया, है मसला क्या? तो घूम फिर के बात लगी कि उसका कोई एक रिश्तेदार है, उसने कहा कि सर वो बड़ा वो मतलब बेवकूफ़ इंसान है, उसकी किसी लड़की के साथ चक्कर हो गया है और वो गया है आपके यहाँ सिंध और उसको किडनैप कर दिया गया है। तो अब मुझे नहीं पता उसके बाद हुआ क्या था, क्योंकि वो आधी बातें वो किसी ने कही मैं पुलिस को बताने नहीं चाह रहा, बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो मैंने कहा कि यार मैं तो नहीं मतलब जाके कच्चे में बंदे को बरामद करा सकता। अब मतलब एफआईआर में भी क्या लिखता है? एफआईआर में क्या लिखो? लेकिन ये एक तो ये है कि ये जिस तरह बता रहे थे अभी इमरान, तो मुल्क भर से जो लोग समझ रहे हैं कि हमें कच्चे में जाके बहुत ज़बरदस्त डील मिल रही है, गाड़ी बड़ी अच्छी मिल रही है, डील ज़बरदस्त मिल रही है, या किसी लड़की से हमारा चक्कर चल रहा है, गाड़ी का काम तो कम है। एक तो ये कि जब आपकी होशियारी आप पकड़ लेते हैं ना तो खुद भी कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरा इन्होंने बात की बहावलपुर की, हमारे यहाँ जो सिंध का जो पूरा सखर तक का जो एरिया है कोई 250 किलोमीटर कच्चे का, वहाँ से भी ये सारी रिपोर्ट्स हैं। तो क्रॉस बॉर्डर मतलब सिंध और पंजाब के, जिसमें पुलिस, कबायली सरदार, ये जो हाईटेक डाकू हैं खवातीन समेत, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। वैसे मर्द भी बड़े बेवकूफ होते हैं, पता है। कुछ मर्द तो है ही नहीं, वो है, लेकिन कुछ चीजें हैं ना, देखिए मैं तो मतलब एक तो हम शुरू ही बेवकूफ होते हैं, लेकिन फिर उसके साथ कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही बच्चा बुच्चा दिमाग होता है ना, वो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है कि नहीं यार, मतलब देखिए 70 साल की उम्र है, आपने कन्विंस हो गए कि यार ये 22 साल की लड़की मेरे साथ मोहब्बत है, कभी बहुत खूब है। हाँ, कब ये पता नहीं तुम लोगों के क्या तजुर्बात हैं, कभी इश्क करो और फिर देखो इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आंच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता। और कभी 70 लाख देने तुम कल के बच्चे हो तुम लोगों को। ये मेरा ख्याल है कि उससे कोई और इसीलिए आपको बता नहीं रहे, आपको हम गुरु मानते हैं। नहीं, मैं चाह रहा हूँ एक और सेगमेंट हो, मैं ये स्टोरी सुनना चाह रहा हूँ। फिलहाल इजाज़त लेते हैं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।